नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की और जब भी नए दौर में फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हम जिक्र करते हैं मिलेनियल्स का। कौन है मिलेनियल्स? यंग प्रोफेशनल्स की हम बात कर रहे हैं। वो यंग प्रोफेशनल्स जो अब जाकर कुछ अपनी नौकरी की शुरुआत करेंगे या फिर लाइफ के अलग अलग पड़ावों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी में होंगे। इन्हीं मिलेनियल्स या फिर यंग प्रोफेशनल्स की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं मनी गुरु में कि लाइफ के अलग स्टेजेस में कैसी है उनकी प्लानिंग, क्या है उनके फाइनेंशियल बिहेवियर्स और क्या है उनकी तैयारियां आगे आने वाली लाइफ को लेकर। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद एक मिलेनियल मौजूद है। हमारे साथ हैं आज रचित चावला, फाउंडर एंड सीईओ फिनवे। रचित, आपका बहुत स्वागत है आज के इस शो में। थैंक यू स्वाति। तो आज शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे कि मिलेनियल कैसे करे अपने लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग, मिलेनियल का रिस्क पैटर्न या फिर फाइनेंशियल बिहेवियर क्या कहता है, अगर यंग प्रोफेशनल है तो किन लक्ष्यों के लिए आपकी प्लानिंग हो। साथ ही हम जानेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की अहमियत एक यंग प्रोफेशनल या फिर मिलेनियल के लिए क्या होती है। इन तमाम पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए रचित, अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जब मिलेनियल्स की बात होती है कई लोग सोचते हैं मिलेनियल ये टर्म शायद हमारे लिए नया है, तो अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझाएं तो कौन होते हैं मिलेनियल? तो स्वाति, मिलेनियल क्योंकि मैं भी मिलेनियल हूँ तो मेरे लिए समझाना बड़ा आसान है। इन्हें पहले जनरेशन वाई कहा जाता था। जो भी लोग 1981 और 1996 के बीच में जिनका जन्म हुआ, जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें मिलेनियल कहा जाता है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलेनियल कहा जाता है। जेन वाई, जेन एक्स था, फिर जेन वाई आया और अभी तो बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जेन जी कहा जाता है। पर डेफिनेटली जब हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं, समय बदलने के साथ साथ उनका माइंडसेट भी चेंज हुआ है। तो माइंडसेट के लिहाज से हम चेंज करने की बात कहते हैं, फाइनेंशियली और मनी मैटर्स के तौर पर भी। एब्सोल्युटली स्वाति। इनफैक्ट माइंडसेट जितने भी मिलेनियल्स हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। हमसे पहले वाली जनरेशन के पास इतना टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं थी, बट जिन मिलेनियल्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें आदत है कि हर एक न्यूज़ इमीडिएटली उन तक पहुंचने की। उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत तेज़ है और उन्हें नॉलेज भी हर एक चीज़ की काफ़ी हद तक रखते हैं। भले वो स्टॉक मार्केट होए या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होए, वो अपनी अवेयरनेस बढ़ाए जा रहे हैं बिकॉज उनके पास रीच और एक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। तो टेक सैवी होते हुए जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी जगह पहुंचने में, और यही शायद वजह है कि वो कॉन्फिडेंट भी हैं और फाइनेंशियली काफी अवेयर भी हैं। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा पैटर्न है रचित जो हम नोटिस करते हैं या आपने कहीं पर देखा हो, समझा हो, रिसर्च में जाना हो कि जो मिलेनियल का रिस्क पैटर्न है फाइनेंशियली वो क्या सजेस्ट करता है? क्या जो आज का यंग प्रोफेशनल है वो रिस्क लेना चाहता है? जो आज का यंग प्रोफेशनल है वो रिस्क लेने से थोड़ा सा कतराते से देख रहे हैं, बाजार में काफी ज्यादा उथल पुथल है, वॉलेटिलिटी का माहौल है। ऐसे में यंग प्रोफेशनल का रिस्क पैटर्न कैसा है? स्वाति, जहाँ तक मैंने देखा है, बिकॉज उनकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है और उन्होंने इस बारे में पढ़ा है, द ग्रेट रिसेशन और ये सारी फॉल स्टॉक मार्केट्स में उन्होंने खुद पढ़ी है, जानी है, समझी है, जिसकी वजह से मिलेनियल्स थोड़े से रिस्क एवर्स हो गए हैं। वो रिस्क लेना नहीं पसंद करते। वो पसंद करते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर्ड होए उनकी ज़िंदगी, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कब क्या करना है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से वो स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हैं क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में देखी है। एंड क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की कही जाती है, इस वजह से वो डायरेक्ट निवेश ना करने में इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड है फिक्स डिपॉजिट और जितने भी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, भले वो लिक्विड फंड होए, डेट फंड होए, एनपीएस स्कीम्स होए, वो उसमें निवेश करने में ज़्यादा उन्हें सूट करता है। तो फिक्स डिपॉजिट की बात हो, रेकरिंग डिपॉजिट की बात हो, जहां पर जोखिम थोड़ा कम हो लेकिन रिटर्न भी अच्छा हो, और म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जहां पर मिलेनियल्स ने काफी ज्यादा निवेश करने का इरादा पक्का किया है, ये एक स्टडी भी बताती है। इनफैक्ट मैं आपसे कुछ और जरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में रचित समझना चाहूंगी। जब भी निवेश की बात आती है,
क्योंकि जो मिलेनियल्स में भी जो कि 20s में जो पॉपुलेशन है या जो 20s में यंगस्टर्स हैं, अपनी नौकरी की शुरुआत में वो चाहते हैं कि सैलरी को खर्च किया जाए, जो उनकी चाहत है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके शौक को पूरा करके किया जाए, क्योंकि हो सकता है उससे पहले जो उन्होंने लाइफ स्पेंड की है, जो उनको पॉकेट मनी या थोड़ा बहुत जो फंड मिलता था अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलता था, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन जब वो नौकरी की शुरुआत करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उस पैसे का या उस इनकम का जो सही इस्तेमाल है एक मिलेनियल के लिए, वो कैसा हो? सो स्वाति, आई थिंक मिलेनियल्स कुछ ना कुछ बेनिफिट जगह पर बैठे हैं, बिकॉज आज की डेट में जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो वैसे ही लीन हो चुका है, न्यूक्लियर हो चुका है। पहले के टाइम पर फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी और जनरली एक व्यक्ति जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, उसी पे कमाने, सेविंग, हर एक तरीके की जिम्मेवारी होती थी। आज की डेट में जो मिलेनियल्स है, बिकॉज वो छोटी फैमिली को बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर भी है, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रिस्क एवर्स के साथ साथ सेविंग्स पे भी ध्यान नहीं दे पाते, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है उनके पास इतनी लाइबिलिटी या इतना ज्यादा उनके पास नहीं है जिसका उन्हें ध्यान रखना है, चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें लगता है इतनी नहीं है। बट फिर भी मेरी सजेशन मिलेनियल्स को है, क्योंकि ये यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और इन्होंने बहुत लंबी दौरा पार करना है। मेरे हिसाब से इन्हें एक सिंपल थंब रूल इन्हें याद रखना चाहिए, जिसे कहते हैं 50-30-20, यानी 50% वो अपना जितनी भी इनकम है उसे खर्च कर सकते हैं अपने बिल्स में, रेगुलर एक्सपेंडिचर्स में, ग्रोसरीज में, जो हर रोज के खर्चे हैं। 30% उन्हें यूज करना चाहिए रिक्रिएशनल या फिर मूवीज या कंफर्ट या लग्जरी, वो सारी चीजें लेने के लिए। बट मिनिमम 20% तो उन्हें जरूर मंथ ऑन मंथ सेव करना ही चाहिए, बिकॉज वो 20% फंड उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा आने वाले टाइम में। एंड मार्केट बहुत डायनामिक है, तो मिलेनियल्स को ये मिनिमम लेवल पे सोचना चाहिए। अगर वो 30% सेविंग कर सके तो ज्यादा अच्छा है, बट मिनिमम 20 तो करना ही चाहिए। तो 50-30-20 बहुत है, सिंपल है याद रखना कि आपको अपने जो इनकम है उसको कैसे स्पेंड करना है। इस पर थोड़ी और चर्चा हम जारी रखें, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद पवार हमारे साथ है। पवार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ आज के गेस्ट मौजूद हैं जो कि आपका पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ जो जवाब है वो देंगे सवाल का। जरा थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। आपने म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत की है, 27,000 रुपए आपकी SIP है। आपकी उम्र कितनी है सर? 33 मैम। ओके, 33। आज हम इनफैक्ट पवार जी मिलेनियल्स पर शो कर रहे हैं अपना, मतलब आपके जो उम्र की पीढ़ी है उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल सही टाइम पे आपने हमें कॉल किया है। जरा थोड़ा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और बताएं और अचित इसका जवाब देंगे। जी पवार जी। यस मैम। जी, थोड़ा सा अपना सवाल थोड़ा और डिटेल में हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट को। यस मैम, यस मैम। एक्चुअली मैम मेरा 2016 से SIP चालू है, तो मेरा अभी लगभग 23 लाख म्यूचुअल फंड में है और मेरा अभी आज की डेट में 27,000 की SIP है। तो मेरा टारगेट है 8 से 10 इयर्स, मुझे 42-43 में रिटायरमेंट लेनी है। तो मेरा कॉर्पोरेट कितना जमा होगा और वो मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा क्या? लगभग 2.5 से 3 करोड़ तक का मेरा टारगेट है। सेकंड थिंग, मेरा जो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है और मेरा जो इमरजेंसी फंड है वो सही है क्या? मुझे उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए? अरविंद जी, आपकी शादी हो चुकी है, जैसा आपने कहा कि आपने निवेश की शुरुआत काफी पहले कर दी थी, मतलब काफी उम्र की शुरुआत में ही आपने जल्दी पड़ाव में आपने निवेश की शुरुआत की। आने वाले गोल्स में शादी आपकी हो चुकी है, ये इसलिए जानना चाहते हैं उस हिसाब से? शादी हो चुकी है, एक बेटा है 2.5 साल का। ओके, बेटा है इनका, शादी हो चुकी है और कुछ ऐसे पड़ाव है जिसको इन्हें हासिल करना है, जिसमें रिटायरमेंट भी एक प्लान शामिल है। कुछ फंड्स हैं इनके रचित, एक्सिस मल्टी कैप, SBI ब्लू चिप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, HDFC स्मॉल कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड। और जो उन्होंने सवाल जाने हैं आपसे, सही राह पे है इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग? तो अरविंद जी, आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग मैं देख पा रहा हूँ वो अभी तक तो इट इज़ सो फार सो गुड, बट इसमें मुझे ये ऐड करना है कि आपने बोला मुझे अगले 10 साल में 2.5 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है और 27,000 रुपये पर मंथ की SIP है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा कैलकुलेशन ज़रूर चेक करिए।
अगर आपको 2.5 करोड़ का फंड चाहिए तो मेरे हिसाब से अगर हम रिस्क एवर्स होकर इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 1,20,000 रुपए की पर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा होराइजन नहीं माना जाता। तो या तो आप SIP की अमाउंट बढ़ाइए या फिर इस 10 साल को 15 और 20 साल तक स्ट्रेच करिए। ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जहां तक मैं आपके इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट्स का पैटर्न देख पा रहा हूं तो वो डाइवर्सिफाइड है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने स्मॉल कैप भी लिया हुआ है, मिड कैप भी लिया हुआ है, ब्लू चिप्स भी लिए हुए हैं। बट जो आपका ऑब्जेक्टिव है गोल का 2.5 करोड़ रुपए का, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से कैलकुलेशन करें। या तो SIP को बढ़ाइए या फिर अपना टेन्योर बड़ा करिए या फिर अमाउंट जो लमसम आप इकट्ठा कर पाते हैं उसको बार बार इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका वो लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स का गोल भी अचीव हो पाए। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है पवार जी कि आपको किस तरीके से अपनी ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। डेफिनेटली शुभकामनाएं, आपने जल्दी निवेश की शुरुआत की, आगे आपका निवेश और सफल रहे उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ पर जब मिलेनियल्स की बात आती है रचित, हमने जो पवार जी हैं उनसे भी उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न से जाना कि उनकी जो निवेश से है एक्सपेक्टेशंस क्या है। लेकिन जब भी हम मिलेनियल्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो आजकल की युवा पीढ़ी जो है किन लक्ष्यों के लिए प्लानिंग की बात करती है? क्योंकि जैसे इनका इमरजेंसी फंड था, कई लोग बहुत सारे लोन भी ले लेते हैं, या फिर एक से ज्यादा काम करने के लोगों की आदत भी होती है कि एक प्रोफेशन है, दूसरा पैशन है, उससे भी कमाई हो रही है। कैश फ्लो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और रिटायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसमें सबसे पहले इमरजेंसी फंड जो है, इमरजेंसी प्लानिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौकरी आज है कल न रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्वाति, बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी फ़ंड की प्लानिंग। ये ऐसा फ़ंड है जो हर एक व्यक्ति को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मिलेनियल्स की आदत ये है कि वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं लेना चाहते, बट इमरजेंसी फ़ंड वो ज़रूर नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो ज़्यादातर देखा गया है। हमेशा एक इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए दुख सुख के लिए, या फिर कभी आपकी जॉब आपको चेंज करनी पड़ जाए, उस वक्त वो इमरजेंसी फंड बहुत ही हैंडी आ सकता है। और वो इमरजेंसी फंड से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो एट एनी गिवन पॉइंट कभी भी इमरजेंसी फंड खाली नहीं होना चाहिए। सबसे पहला हर एक व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसके इमरजेंसी फंड में इनफ सरप्लस फंड पड़ा हुआ है जो आने वाले टाइम में वो यूज कर सके। और ये आने वाला टाइम कितना, एक टाइम पीरियड हम देख रहे हैं, यूजुअली कहा जाता है कि 5 से 6 महीने का एक फंड आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्या ये टाइम पर्याप्त है इमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए? स्वाति, इमरजेंसी फंड तो एक बड़ा लिक्विड फंड इसे माना जाता है, जो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा रहना चाहिए, भले वो 5 महीने के पड़ा हो या 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए। वो ऐसा फंड है जिसे अगर आपको यूटिलाइज करना पड़ जाए तो आपको इमीडिएटली उस फंड में और निवेश करके उसे रेडी रखना चाहिए, कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बात हम ये भी करेंगे इमरजेंसी फंड के अलावा कि आपकी लाइफ डेट फ्री क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स का ये एक फंडा रहता है कि आज में जियो और खुलकर खर्च करो, लेकिन खुलकर खर्च करने की जो ये आदत है वो आपको कई बार जो कर्ज है उसमें भी डुबा सकती है। इस पर भी चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। ओडिशा से कमल कांत जी हमारे साथ है। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या सवाल है आप हमारे आज गेस्ट से जानना चाहते हैं? रचित हमारे साथ हैं और आपने इनफैक्ट हमें सवाल भेजा था जिसमें आपने SIP की है, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? मैम, 18 से तो कंटिन्यू कर रहे हैं SBI ब्लू चिप में 1000 पर मंथ, और मेरा तो सैलरी है तो 25,000 के आसपास है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे मिनिमम 3 से 2 करोड़ चाहिए, और 15 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए, जो कि मेरा बच्चा का पढ़ाई और उसका शादी के लिए। ओके। और एवरी ईयर में मुझे 1 लाख चाहिए। मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा को लेकर जाना है, ट्रैवलिंग है, वही उसी के बारे में सोचे थे, जैसे कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करने के बाद हमको इतना मेरा जो गोल है अचीव कर सकता हूँ। ओके, कमलकांत जी, आपकी उम्र 31 साल है? हाँ, 31 साल। ओके, और कब से निवेश जारी है आपका ये 18 से? फिर से बताएंगे सर?
2018 से मैम। 2018 से, मतलब 2 साल हो गए हैं, मतलब जब ये 29 साल के थे। एक और मिलेनियल रचित, जो कि काफी जल्दी इन्होंने निवेश की शुरुआत की। आज हम बात कर रहे हैं मिलेनियल्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की, मतलब जो आज की युवा पीढ़ी है वो कैसे अपने फाइनेंशियल प्लान को आगे बढ़ाए। हमारे साथ रचित चावला हैं आज। रचित, हमारे साथ ओडिशा से कमल कांत जी ने हमें सवाल पूछा ब्रेक से पहले, और 31 साल उनकी उम्र है। 2 साल पहले उन्होंने निवेश की शुरुआत की। कुछ डिटेल्स उन्होंने हमें दी है, जिसमें रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना है, घर भी बनाना है, माता पिता की यात्रा के लिए निवेश भी करना है। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो, और क्या सलाह देंगे इन्हें? तो आई थिंक कमलकांत जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल्स को बड़ा क्लियरली मार्क किया हुआ है। तो आपने हर एक चीज़ ही 31 साल की उम्र में ऑलरेडी इनटू अकाउंट ले ली है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको मल्टीपल SIPs पे निवेश करना पड़ेगा। जैसे आपका पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको 15 साल के बाद 40 लाख का कॉर्पस चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि स्ट्रिक्टली वो 15 साल के बाद वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आप SIP चालू करिए, जिसमें लगभग आपको 7,000 रुपये महीना उस SIP में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपके 15 साल आगे 40 लाख रुपीस वाला ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। उसके अलावा आपने बोला कि आपको 1 करोड़ चाहिए एजुकेशन के लिए आफ्टर 20 इयर्स अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको एक सेपरेट SIP में निवेश करना पड़ेगा 8,000 रुपीज पर मंथ। ये SIP जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड्स की। जिस भी SIP में एक रेगुलर रिटर्न आ रहा है और रिस्क 0 या मॉडरेट की टूवर्ड्स है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम जो अमाउंट आपको बता रहे हैं उसमें वैसे भी रिस्क एवर्स होकर ही हम आपको बता रहे हैं। तो आप 8,000 रुपीज की एक सेपरेट SIP अपने एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। देन जो आपने 2 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस चाहा, वो आपने 30 इयर्स का टाइम होराइजन दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टाइम होराइजन ज्यादा होने की वजह से अमाउंट सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ की जरूरत रहेगी। तो आप अभी से रिटायरमेंट कॉर्पस 3,000 रुपीज हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड ये आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे आफ्टर अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स। ओके। जहां तक आपकी बात है कि आपको 1 लाख रुपए हर महीना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, मेरी आपको सजेशन ये है कि आप उसका है ना ईयर्स पहले कैलकुलेट करिए कि कितने सालों में आपको ये रेकरिंग करना पड़ेगा। उस अमाउंट का एक फिक्स डिपॉजिट कॉर्पस क्रिएट करिए, ताकि हर एक महीने वो फिक्स डिपॉजिट से आपको वो लिक्विड अमाउंट आता रहे, जिसे आप ट्रैवल में यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका प्रिंसिपल इंटैक्ट रहेगा और आपको इंटरेस्ट इनकम से आपके ट्रैवल में यूटिलाइजेशन हो सकती है। तो एक पूरा प्लान तैयार करके दे दिया है कमल कांत जी आपको, हमारे आज के एक्सपर्ट रचित ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले लक्ष्यों के लिए। अब मिलेनियल्स के लिए, मतलब यंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो यंग इंडियंस है, उनके लिए डेट फ्री लाइफ होना कितना जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो बेतहाशा अब आज के जो युवा पीढ़ी है वो कर ही रही है। लोन भी लगातार छोटे बड़े जरूरतों के लिए ले ही रहे हैं, लेकिन लिमिट कहाँ सेट की जाए? स्वाति, मैं क्रेडिट कार्ड को डेट नहीं मानता। मैं मानता हूँ क्रेडिट कार्ड एक एसेट है, अगर आप टाइम पे उसे पे कर रहे हैं। तो मैं मिलेनियल से हमेशा ये बोलता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड जरूर यूज करिए, बट उतना ही यूज करिए जितना आप आसानी से ड्यू डेट से पहले क्रेडिट कार्ड आप पे कर सके। क्योंकि अगर आप टाइम पे पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए डेट नहीं, वो एसेट है। बट जिस दिन आपने ड्यू डेट 1 दिन से भी इंक्रीज किया, उस दिन आपको वो क्रेडिट कार्ड वाकई में बहुत पेनफुल बन जाएगा आपके लिए, और आप इस डेट के सर्कल से बाहर नहीं आ पाएंगे। डेट फ्री होना ही एक पहली सीढ़ी है जो हर एक मिलेनियल को सोचनी चाहिए, बिकॉज विदाउट बीइंग डेट फ्री वो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है डेट फ्री होना। हर हाल में हर एक मिलेनियल अपने डेट फ्री रहे, और जो भी चीजें उन्हें लेनी है लोन के थ्रू ना लेकर SIP के जो अमाउंट इकट्ठा होता है उससे लेना स्टार्ट करे वो। ओके, तो एक तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है अपने आप को डेट फ्री करने के लिए, और ये यंग मिलेनियल्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है अपने आप को ऋण मुक्त, मतलब डेट फ्री होने के लिए। इंश्योरेंस नीड्स को लेकर जो मिलेनियल है, यंग प्रोफेशनल है, कितना ज्यादा अवेयर है रचित?
जो स्टडीज कहती है अर्बन पॉपुलेशन फिर भी अवेयर है इंश्योरेंस के लिए, बट उसमें भी रेशियो बहुत लो है। 65% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन यानी जो टियर 1 सिटीज है हमारी, वो फिर भी इंश्योरेंस ले रही है। बट अगर आप अक्रॉस इंडिया देखें जिसमें रूरल अर्बन दोनों आ गया, तो इसकी पेनिट्रेशन सिर्फ 22% है, जो अपने में ही बहुत हाई रिस्क फैक्टर है। बिकॉज आई बिलीव इंश्योरेंस सबको लेनी चाहिए। इंश्योरेंस से आपके सारे रिस्क हेज हो जाते हैं, बट इंडिया में पेनिट्रेशन आज की डेट में बहुत लो है। एंड मिलेनियल्स हालांकि इंश्योरेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, बट प्रायोरिटी अभी तक इंश्योरेंस को नहीं मिल पा रही। रचित, फाइनेंस बिहेवियर की अगर बात करें तो जैसे 25 से 35 साल के बीच का जो कोई यंग प्रोफेशनल है, वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है? पहले तो घर, गाड़ी, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हुआ करते थे, सेविंग हुआ करती थी। अब क्या ये जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हुई हैं? अब प्रायोरिटीज डे टू डे एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा बढ़ चुकी है स्वाति। तो पहले क्या होता था कि पहले बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी और लॉन्ग टर्म सोचा जाता था, बट मिलेनियल्स आज की डेट में डे टू डे एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ चुके हैं बिकॉज एस्पिरेशनल रहते हैं मिलेनियल जनरली। तो जो हर रोज की चीजें हैं जैसे एक मोबाइल फोन है, वो भी उन्हें सबसे एक्सपेंसिव चाहिए। तो अगर वो सारी की सारी कैलकुलेशन करके डिसीजन लेंगे और 20% सेव करना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनकी स्टेटस एंड लॉन्ग टर्म व्यू बहुत आसान रह सकता है। शॉर्ट टर्म में इन्हीं कारणों की वजह से मिलेनियल्स सेविंग्स नहीं कर पा रहे अभी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग मिलेनियल्स के लिए कितनी जरूरी है? क्योंकि उम्र का ये जो पड़ाव है ढलने की तरफ तो हर किसी का आता है, तो 60 के बाद ठाट कैसे की जाए? आई थिंक स्वाति बहुत ज़रूरी है रिटायरमेंट कॉर्पस, हर एक मिलेनियल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एक ऐसा फैक्टर है जो एक ना एक दिन उनकी बॉडी ज़रूर स्लो होएगी एंड तब वो रिटायर भी होंगे। तो उन्हें हमेशा एट द मोमेंट सोचना चाहिए कि फ्यूचर में उनके कैश फ्लोज कैसे बरकरार रहे, कैसे वो आज की डेट में पैसिव इनकम्स क्रिएट कर सकते हैं जो जब वो रिटायर होए तो उन्हें उसका बेनिफिट आ सके। बिकॉज जो अभी वो अर्न कर रहे हैं, हो सकता है कि आफ्टर 60 व्हेन दे रिटायर उनके पास इतने स्ट्रीम्स ना बचे, बट अगर वो अभी से प्लान करेंगे रिटायरमेंट तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 60 उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा एंड वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। और रिटायरमेंट सेविंग टूल के हिसाब से हमने देखा कि आजकल के टाइम में एनपीएस एंड पीपीएफ और साथ ही म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। बिल्कुल इन्हें एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। ज़्यादा रिस्क एवर्स होना भी बहुत रिस्की माना जाता है, तो अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो 50% एफडीज एंड दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो उन्हें रिस्क फ्री लगता है वो कर सकते हैं, बट कुछ पोर्शन उन्हें इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड रूट में भी डालना चाहिए। बिकॉज जो अपसाइड है वो हमने देखा है कई सालों से, भले जितनी भी वॉलेटिलिटी होए बट गेन स्टॉक मार्केट से आ ही जाता है। तो उन्हें अपना पोर्टफोलियो बड़ा बैलेंस करके रखना चाहिए, ना रिस्क एवर्स ना एग्रेसिव। इट शुड बी वेरी मॉडरेट, मतलब दोनों चीजों का उन्हें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स उन्हें एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। ओके, तो जनरेशन वाई या फिर कहें मिलेनियल्स अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर ऑलरेडी काफी अवेयर तो हैं, बस थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करने की जरूरत है, अपनी प्रायोरिटीज को लिस्ट करने की जरूरत है, फिर तो स्काई इज द लिमिट। बहुत शुक्रिया रचित हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू स्वाति। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।